नमस्कार, मैं रविश कुमार। इससे सुपर फास्ट कुछ और नहीं हो सकता है। क्रेक मेल की तरह गाड़ी बिना ब्रेक लगाए प्लेटफॉर्म से गुजर जाए और तब जाकर स्टेशन मास्टर को ख्याल आए कि जा, ये तो गाड़ी गुजर गई, निकल गई, और उसके बाद स्टेशन मास्टर साहब लाल झंडी लेकर पीछे पीछे उस गाड़ी के दौड़ने लग जाते हैं। इसी कहानी को आप इस तरह से समझिए। एक आयुष मंत्रालय है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी हैं, दरबान से लेकर सचिव तक, उनके ऊपर मंत्री तक। इतने लोगों के होने के बावजूद इन्हें पता नहीं चला कि बाबा रामदेव ने कोविड-19 की एक दवा बना ली है और लॉन्च कर दी है। मैं अपने सिस्टम की इसी खूबी का कायल हूं। पहले पता चले न चले, बाद में 100% पता चल जाता है। कार्यक्रम में कोरोना की दवाई कोरोनिल और कोरोनिल, हम लॉन्च करने जा रहे बोरोलिन नहीं, कोरोनिल। हैं। इसके ऊपर हमने 2 ट्रायल किए। यह है कोरोना की दवा हसीना, जिसे बाबा रामदेव ने खोज निकाला है। आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं, लोग हैरान हैं कि आयुर्वेद की दवा का नाम कोरोनिल कैसे हो गया। कैरोलिना की याद आ रही होगी शायद। सिंगनाथ, गुग्गुल, तुलसी, घनवटी, प्रवाल, पिष्टी दवाओं के नाम वाले खानदान में किसी गैर संस्कृत फैमिली नाम वाली दवा की एंट्री से लोगों को सदमा लग गया है। उनका ईगो हर्ट हो गया है। और कोरोना का जो चित्र पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, कुछ वैसा ही है, हाँ? तो ये भूल गए हैं कि बाबा रामदेव ने जब स्वदेशी जीन्स का निर्माण व कारोबार किया तो उसका नाम नील टाट वस्त्रम नहीं रखा था। उसके बिना आप कोई क्लिनिक। वो भूल गए हैं कि इंग्लिश मीडियम की लड़की किसी हिंदी मीडियम के लड़के को प्यार भी कर सकती है। वो ये भी भूल जाते हैं कि संस्कृत के शब्दों से कितनी भाषाओं में शब्द बने हैं। अगर संस्कृत फैमिली में कोरोनिल आ ही गई तो उनके दिल क्यों धड़क रहे हैं? कोरोनिल और श्वासारी, क्या इसीलिए कि इस दवा को किसने पास किया, कब प्रयोग हुआ, उसके क्या नतीजे हुए, कहीं फर्जी तो नहीं? इन सवालों से ससुराल वाले इस विदेशी नाम वाली बहू से घबरा गए हैं। भाई बारातियों, इन्हीं सबको देखने के लिए आयुष्मान भव का आशीर्वाद देकर आयुष मंत्रालय बनाया गया था। लेकिन बाबा रामदेव को कौन आशीर्वाद दे सकता है सिवाय उनके जिनके बिना किसी और आशीर्वाद का इस इंडिया में अब कोई मतलब नहीं, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं और समझने का मतलब भी नहीं। मगर भाई बारातियों, इस नवोदित मंत्रालय को पता तक न चला कि कोरोनिल आ गई। पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं, वो एसिड उसको कोरोना को अपने आप मार देते हैं। ये चिंता की बात है। कोरोनिल, उस धुन की याद आ रही है, खुशबूदार एंटीसेप्टिक ग्रीन बोरोलिन। बस बता रहा हूं कि कोरोनिल से 90 साल पहले बोरोलिन आई थी। 1947 में कंपनी ने अखबारों में छापा था कि आजादी की खुशी में फ्री बोरोलिन ट्यूब मिलेगा। हिस्ट्री और फ्लैशबैक के बगैर मेरी कोई कहानी आजकल पूरी नहीं होती है। बेचारी कोरोनिल 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात। बताइए, जो देश चीन की कंपनियों का विज्ञापन बंद नहीं कर सकता, उस देश में रामदेव का विज्ञापन बंद हो गया। आखिर भारत आत्मनिर्भर कब बनेगा? तभी बनेगा जब जिसे जो मन करे उसे वही करने, बनाने या बेचने की अनुमति दे दी जाए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, इसी भजन का ही अब तो सहारा है। ओम शांति शांति। मजाक से शुरुआत इसलिए की क्योंकि देसी दवा का जिक्र आते ही लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और गुप्त रूप से आजमाने भी लगते हैं। कोविड-19 के दौर में आयुष मंत्रालय ने ही लोगों को सुझाव दिया कि इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए किन आयुर्वेदिक उपायों को आजमाना चाहिए। लाखों की संख्या में लोगों ने इन उपायों को आजमाया है, उस पर भरोसा भी करते हैं। यहां बात दूसरी है। दुनिया के हर देश में देसी हेल्थ सिस्टम और आधुनिक हेल्थ सिस्टम के बीच में लड़ाई चलती रहती है
और इस लड़ाई में अक्सर आधुनिक हेल्थ सिस्टम ही हावी होता है। लेकिन वहां भी कोई एमबीबीएस है, इसलिए किसी भी चीज को अचानक उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से दवा घोषित नहीं कर सकता है। उसके लिए एक सख्त प्रक्रिया बनाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी कहा है, मान्यता दी है पारंपरिक मेडिसिन को, लेकिन यह भी कहा है कि इस मेडिसिन के तहत जो दवाएं बनेंगी उन्हें भी उन मापदंडों से गुजरना होगा जिन मापदंडों से आधुनिक मेडिसिन की दवाएं गुजरती हैं। इसीलिए तो आयुष मंत्रालय बनाया गया ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। भारत में यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की पढ़ाई होती है, उन्हें भी डिग्री दी जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में दवाओं और इलाज का एक प्रोटोकॉल स्थापित हो। यहां बहस का केंद्र ये है। और आप देख लें कि जो अंग्रेजी दवाएं हैं, एलोपैथिक दवाएं हैं, उन्हें भी सिर्फ दवा कंपनी की ताकत के दम पर दवा घोषित नहीं किया जा सकता है। अपवाद हैं, लेकिन फिर भी यह प्रक्रिया बहुत सख्त है। आपने पिछले दिनों कई दवाओं को लेकर मीडिया में रिपोर्ट पढ़ी होगी। हर दवा और उसके असर के दावों की जांच हुई है। शुरू में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को लेकर बहुत बातें हुई, मगर कई देशों में रेगुलेटर ने इसकी अनुमति नहीं दी। रेमडेसिवियर के साथ भी यही हुआ। इस दवा को भारत ने बनाने की अनुमति दे दी है, मगर अभी भी इसका ट्रायल चल रहा है। साक्ष्य मांगे जा रहे हैं कि इस दवा से किस तरह के मरीज ठीक किए जा सकते हैं। तो आधुनिक मेडिसिन सिस्टम में भी दवाओं के दावों को चुनौती दी जाती है, जबकि वहां भी अरबों की दवा की कंपनियों के हित जुड़े रहते हैं। रिसर्च पेपर की समीक्षा होती है और इसमें काफी लंबा वक्त चला जाता है। इसलिए रामदेव की दवा को लेकर हो रही बहस को देसी बनाम विदेशी बनाकर राष्ट्रवाद में लपेटने समेटने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि प्राइम टाइम की ये कहानी आगे चलकर सीरियस हो जाए, वैसे अभी तक सीरियस ही थी, आप उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस अफसर को जरूर सुनिए। इनका कहना है कि पतंजलि ने आवेदन दिया था, मगर कोरोना वायरस की दवा बनाने का आवेदन नहीं दिया था। खांसी बुखार की दवा बनाने का आवेदन दिया था। अब हम क्या कहें, सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा का लाइसेंस दिया था। आप लाइसेंस अफसर को खुद ही बोलते हुए सुनिए तो। 10 जून को पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। हाँ, अब इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कैसे कहाँ से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने। अब बताइए, उत्तराखंड के लाइसेंस अफसर कहते हैं कि बुखार और खांसी की दवा बनाने का लाइसेंस दिया गया था, तो बाबा रामदेव ने कोविड-19 से बचने की दवा, उसके इलाज की दवा कैसे लॉन्च कर दी? इसी को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। क्या अब भी रामदेव कहेंगे कि उन्होंने सारी प्रक्रियाओं का पालन किया जो ट्रायल से संबंधित हैं? क्या कोविड-19 की दवा, बुखार और खांसी की दवा के लाइसेंस और उसके आवेदन पर बनाई जा सकती है, उसे मंजूरी दी जा सकती है और उसे बाजार में उतारा जा सकता है? अगर बाबा रामदेव ने प्रक्रियाओं का पालन किया होता तो 23 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आयुष मंत्रालय का यह बयान क्यों आता कि अरे ये क्या हो गया, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है।
बाबा रामदेव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने एक दवा बना ली है जो 7 दिनों में 100% लोगों को ठीक कर देगी। और ये एक दवा नहीं है बल्कि 3 दवाओं का एक किट है जिसका समग्र नाम है दिव्य कोरोना किट। सबसे बड़ी बात यह थी 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। विद इन 3 डेज 69% पेशेंट्स का रिकवर हो जाना, उनका पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाना, यह शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि यह कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। यह बहुत बड़ी बात। कोरोनिल में गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा, यह है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और एक साथ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल करते हुए मधुमेह को नियंत्रित करने में, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, श्वासारी देने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कोरोना के अटैक से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। साथ में यह अणु तेल नासिका में डलवाते हैं। यह भी कोरोना का जो प्रभाव हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होता है उसको क्लीन करके, कोई यदि हमारे श्वास नलिका में भी कोरोना के किसी भी प्रकार का प्रभाव है तो उसको हमारे स्टोमक तक ले आता है। पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो एसिड उसको कोरोना को अपने आप मार देते हैं। बाबा रामदेव का कहना है कि उनके इस रिसर्च में पतंजलि रिसर्च सेंटर और राजस्थान के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज NIMS ने पार्टनरशिप की है। क्या किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को किसी दवा के ट्रायल की अनुमति दी जा सकती है? क्या इस मेडिकल कॉलेज को ट्रायल की अनुमति थी? क्या इस मेडिकल कॉलेज जिसका नाम NIMS है, इसने आयुष मंत्रालय को, भारतीय चिकित्सा शोध परिषद ICMR को इसकी जानकारी दी थी कि उसके यहाँ मरीजों पर ट्रायल चल रहा है? क्योंकि इस वक्त गृह मंत्रालय कोविड-19 के दौर पर सारे दौर में सारे फैसले लेता है, तो क्या गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई थी? ये सारे बड़े सवाल हैं। नहीं दी गई होगी तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आयुष मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि आयुष मंत्रालय ने मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया है कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा बना ली है। मंत्रालय को इस दवा से संबंधित तथ्यों और दावों की जानकारी नहीं है। संबंधित दवा कंपनी से कहा गया है कि ऐसी दवा का विज्ञापन ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 से संचालित होता है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट चमत्कारी दवाओं के विज्ञापन पर रोकने के लिए बनाया गया था। 21 अप्रैल के आदेश के मुताबिक आयुष मंत्रालय की देखरेख में ही दवाओं के परीक्षण हो सकते हैं। मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से जल्द सारी जानकारी मांगी है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को बताना होगा कि इस दवा के तत्वों के नाम क्या क्या हैं, इनके बनाने और आजमाने के प्रोटोकॉल क्या हैं, इसके साथ और कौन कौन सी दवा दी गई, नमूनों का आकार क्या था, यानी कितने मरीजों पर ट्रायल हुआ, क्या इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी की मंजूरी ली गई थी। जब तक मंत्रालय इन सब की जांच नहीं कर लेता है, इस दवा का विज्ञापन रोका जाए। मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार से भी पूछा है कि वह लाइसेंस की कॉपी दे जिसके तहत इस दवा को मंजूरी दी गई जो कोविड-19 के इलाज का दावा करती है। नहीं, कोई क्लियरेंस नहीं मिली आयुष मंत्रालय, और इनको नहीं, भारत में किसी को भी आज तक आयुष मंत्रालय ने ये क्लियरेंस नहीं दिया कि कोरोना को ये दवाई भारत के अंदर कोरोना को समाप्त कर सकती है, ऐसा किसी को भी। क्योंकि ये बात मैंने इसलिए कही है कि मेरे पास भी भारत के पतंजलि के अलावा और भी बहुत लोग आए हैं कि कोरोना के मेडिसिन हैं, 8 दिन में समाप्त कर देंगे, 10 दिन में समाप्त कर देंगे, 15 दिन में समाप्त कर देंगे, 8 घंटे में समाप्त कर देंगे, लिक्विड लेकर के आए। तो इसलिए मैं आज राष्ट्र को, सबको ये बताना चाहता हूँ, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने किसी भी ऐसी दवाई का कोई दावा नहीं किया कि कोरोना की औषधि है। हमने ऐसा कोई लाइसेंस राष्ट्र के अंदर किसी को भी नहीं अभी दिया।
ये जरूर हुआ है कि पतंजलि या रामदेव ने सारे दस्तावेज आयुष मंत्रालय को उपलब्ध करा दिए हैं और आयुष मंत्रालय ने अपनी तरफ से रिसीविंग यानी प्राप्ति का ईमेल भेज दिया है। अब इतनी भी बेसब्री क्या है कि उन दस्तावेजों के अध्ययन से पहले प्राप्ति के निशानी के तौर पर भेजे गए ईमेल को सर्टिफिकेट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और दनादन ट्वीट किया जा रहा है। थोड़ा सब्र भी किया जा सकता था। खुद मंत्रालय ने माना है कि उसे रामदेव की दवा या रिसर्च के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब हम आपको बता दें कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आयुष मंत्रालय ने एक ऐलान किया था कि मंत्रालय भी आयुष 64 नाम से एक दवा को ट्रायल में उतारेगा, लेकिन अकेले नहीं। इसमें CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च को भी साझेदार बनाया गया था। यानी आयुष मंत्रालय भी दवा के ऐलान से पहले रिसर्च और मापदंडों को मान्यता दे रहा था, बनाने का प्रयास कर रहा था। बकायदा उसमें बताया गया कि किस किस तरह के मरीजों पर ट्रायल किया जाएगा। क्या बिना लक्षण वाले मरीजों पर ट्रायल होगा, क्या गंभीर मरीजों पर ट्रायल होगा, इन सब की जानकारी उसमें दी गई थी। तो फिर बाबा रामदेव ने अपने ट्रायल के लिए इससे अलग रास्ता क्यों चुना? कहीं पर भी जब क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया जाता है तो उसके ऊपर बहुत प्रकार की क्वेश्चनिंग होती है। इसके लिए पहले बहुत से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। पहले डॉक्टर साहब ने उसके लिए जो अपना एथिकल अप्रूवल था वो लिया और उसके बाद जो बहुत बड़ा कार्य था CTRI का, सेंट्रल ट्रायल ऑफ रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो है CTRI का अप्रूवल, उसका रजिस्ट्रेशन, वो बहुत मायने रखता है। उसके बिना आप कोई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी नहीं कर सकते, ट्रायल नहीं कर सकते। तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए CTRI का अप्रूवल लिया गया और उसमें 7 दिन के बाद में जो प्लेसिबो ग्रुप था, अर्थात जिनको दवाई नहीं दी गई थी, उनके 35% लोग रिकवर नहीं हो पाए थे। इसी से किसी औषधि के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है कि इसका कितना प्रभाव हुआ। ड्रग डिस्कवरी के लिए निर्धारित साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं, उनका हमने 100% पालन किया है। अब यहां समस्या यही है कि बाबा रामदेव खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं, उसकी समीक्षा से पहले ही अपनी दवा लॉन्च कर दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी दवा लॉन्च की जाती है तो उसके तमाम दावों की जांच की जाती है, पब्लिक में भी और उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा भी, तो भी उस प्रक्रिया में काफी लंबा वक्त लग जाता है। पतंजलि ने वैसे ट्वीट किया है कि अश्वगंधा, तुलसी और गिलोई को लेकर यह दवा बनाई गई है। पतंजलि के जो CEO हैं आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने कहा है कि औषधि के साथ मिनरल्स यानी खनिज का भी इस्तेमाल किया गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये दवा प्रिवेंटिव है, यानी टीका जैसा काम करेगी कि खा लेने के बाद आपको नहीं होगी महामारी, इसका संक्रमण नहीं होगा। और ये भी कह रहे हैं कि महामारी हो जाने के बाद 7 दिन में ठीक हो जाएगा। अब ये सवाल इस तरह के हैं कि जिसे आयुर्वेदाचार्य ही दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई दवा दुनिया में है, मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है कि हो, कि वो दवा प्रिवेंटिव भी हो और हो जाने पर इलाज भी कर दे। इसमें काष्ठौषधियों के साथ साथ कुछ मिनरल्स हैं। ये कोड़ी जो हमारे यहां पर आयुर्वेद में कपर्दक भस्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, हमारे यहां पर प्योर कैल्शियम है ये। और ये सीप से ही मोती निकलते हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत जबरदस्त होता है ये। तो ये भी अंदर जो है इसमें एक भूमिका निभाता है। अब एक एक कंपाउंड के ऊपर भी और साइंटिफिक रिसर्च का काम हमने शुरू कर रखा और ये गोदंती होती है। तो ये कुछ मिनरल्स हैं। 100 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स इस कोरोना की औषधि कोरोनिल और स्वासारी में है। अब पतंजलि ने एक और दावा किया है कि दिसंबर 2019 से ही उन्होंने परीक्षण शुरू कर दिया था। ये हमारे सरकार से भी आगे हैं, इतनी तो आप तारीफ कर सकते हैं।
उस वक्त तो सरकार कुछ कर भी नहीं रही थी। डाउन टू अर्थ की बनजोत कौर, जो इन सब विषयों को गंभीरता से फॉलो करती हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ प्रश्न उठाए हैं। पतंजलि आयुर्वेद ने कल कोरोना वायरस से जुड़ी अपनी दवाओं को लेकर कई तरह के दावे किए। हालांकि शाम होते होते भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इन दवाओं के प्रचार एवं प्रसार पर रोक लगा दी। आज उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बयान जारी कर कहा कि इन दवाओं का जो एप्लीकेशन दी गई थी उसके मुताबिक इनका प्रयोग केवल इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए किया जाना था और कफ और फीवर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाना था, कोविड-19 के लिए नहीं। प्राइमा फेसाई ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और आयुष मंत्रालय के अप्रैल 1 के नोटिफिकेशन का उल्लंघन प्रतीत होता है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में आयुष मंत्रालय ने कहा था कि राज्यों को ये सुनिश्चित करना है कि कोई एजेंसी या व्यक्ति बिना आयुष मंत्रालय को बताए हुए ऐसा दावा करते हुए सामने नहीं आना चाहिए कि उसने आयुर्वेद के माध्यम से कोविड-19 का कोई ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है। अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है ये देखा जाना भी बाकी है, पर सवाल इसके अलावा और कई है। कल बाबा रामदेव ने जब इन दवाओं को लॉन्च किया तो उन्होंने ये दावा किया कि इन दवाओं का ट्रायल देश के विभिन्न शहरों में हो, और पतंजलि जारी वक्तव्य में कहा गया कि दिल्ली, मेरठ और अहमदाबाद में कम से कम ये ट्रायल किए गए। हमने कल बात की डॉक्टर अभिषेक शर्मा से, जो कि इस ट्रायल से जुड़े हुए हैं और जयपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च में कार्यरत हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उनके मुताबिक ये ट्रायल अभी सिर्फ और सिर्फ जयपुर में पूरा हुआ है, बाकी जगह अभी पूरा होना बाकी है। पतंजलि ने कल ये भी दावा किया कि उन्होंने अपने ट्रायल के रिजल्ट्स इंटरनेशनल रिप्यूट के जर्नल्स में पब्लिश होने के लिए भेजे हैं, और वो जर्नल्स पीयर रिव्यूड हैं। ये यहाँ समझा जाना चाहिए कि जब भी कोई नई दवा या वैक्सीन आती है तो उसके रिजल्ट्स को इसलिए जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है ताकि बाकी अनुसंधानकर्ता भी उससे सीख सकें, और पीयर रिव्यू इसलिए कराया जा सकता है ताकि ऐसे विशेषज्ञ जो कि उस ट्रायल से नहीं जुड़े हैं उस ट्रायल में किए गए दावों की जांच कर सकें। जब हमने डॉक्टर शर्मा से पूछा कि वो ऐसे कौन से जर्नल्स हैं जहां पर पतंजलि के इन ट्रायल्स के रिजल्ट्स को भेजा गया है, तो डॉक्टर शर्मा ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अलबत्ता उन्होंने हमें ये बताया कि कल तक तो वो रिजल्ट्स अभी सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया से भी नहीं शेयर किए गए थे, तो जर्नल्स में शेयर किए जाने की बात तो उससे बाद की। सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रजिस्ट्रेशन कराना हर उस एजेंसी के लिए आवश्यक है जो कि नए ट्रायल्स ड्रग या वैक्सीन के करना चाहता है। अब पतंजलि के दावों की बात करते हैं। पतंजलि ने कहा कि जिन लोगों पर ये ड्रग्स दिए गए 7 दिन के भीतर ऐसा देखा गया कि वो सभी सिम्टोमेटिक कोविड के पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक हो गए, यानी कि उनमें कोविड के कोई लक्षण नहीं पाए गए। इससे उसके मुताबिक, पतंजलि के मुताबिक, ये समझा जाना चाहिए कि वो लोग वायरस से मुक्त हो गए। पर ऐसा क्या हम वाकई समझ सकते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं नहीं, क्योंकि कोविड-19 की एक खासियत यह है कि वो बहुत लोगों में बहुत दिनों तक एसिम्टोमेटिक रहती है। तो यदि किसी के बारे में ये ठीक कहा जाना है कि वो वायरस से मुक्त हो गया है तो उस पे RT-PCR टेस्ट, जो कि देश भर में अभी हो रहे हैं, वो किए जाने चाहिए। अब क्या वह लोग जिनके बारे में पतंजलि ने ये दावा किया कि वो इन दवा लेने के बाद ठीक हो गए, उन पर ये RT-PCR के टेस्ट किए गए? नहीं, ना तो पतंजलि ने ऐसा कोई दावा किया कि उन पर ये टेस्ट किए गए, ना ही हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज ये वेरीफाई कर सके। अगर रामदेव ने दवा खोज ली और उनका राजनीतिक प्रभाव भी काफ़ी बड़ा है, तो सरकार देरी क्यों कर रही है? ऐलान कर दे। किसी भी टाइम स्लॉट पर आकर भाषण दिया जा सकता है कि कोविड-19 से जुड़ी जितनी तैयारियां हैं उनके शामियाने और तंबू उखाड़े जाएं, अपना अपना घर चला जाए, क्योंकि हमने एक दवा खोज ली है और इसे खा लेने से ना तो संक्रमण होगा, हो जाएगा तो खा लेने से ये ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके अरबों रुपए के इंटरेस्ट होते हैं, उन्हें भी इस तरह की रियायत नहीं दी जाती है। और कई देशों में यह प्रक्रिया इतनी सख्त है कि पैसा होने के बाद भी इस प्रक्रिया से छूट लगभग असंभव सी है। अब आपको अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन के बारे में बताते हैं, विस्तार से नहीं, संक्षेप में ही, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि दवा बनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और यह प्रक्रिया क्यों इतनी लंबी और मुश्किल होती है। पहले चरण में 20 से 100 स्वयंसेवकों के साथ अध्ययन होता है। वे या तो स्वस्थ होते हैं या फिर बीमारी वाले लोग होते हैं। कई महीनों तक यह अध्ययन चलता है।
70% ड्रग्स दूसरे चरण में प्रवेश कर पाते हैं, 30% नहीं कर पाते हैं। दूसरे चरण में बीमारी से ग्रसित कई सौ लोगों पर यह ट्रायल होता है। कुछ महीनों से लेकर 2 साल तक इसका ट्रायल चलता है। इस दौरान दवा का असर और बुरा असर दोनों का मूल्यांकन होता है। इसके बाद मात्र 33% दवाएं तीसरे चरण के प्रयोग में या परीक्षण में प्रवेश कर पाती हैं। तीसरे चरण में 300 से 3000 लोगों पर परीक्षण चलता है। इसमें 1 से 4 साल तक का अध्ययन होता है। देखा जाता है कि यह दवा बीमारी को दूर करने में कितनी सक्षम है, इलाज करने में, और कोई दूसरा रिएक्शन तो नहीं है। 25 से 30% दवाएं ही चौथे चरण में प्रवेश कर पाती हैं। चौथे चरण में कई हजार बीमार लोगों पर परीक्षण होता है, तब जाकर अनुमति मिलती है। बेशक इमरजेंसी के प्रावधान हैं और नियमों में कुछ नरमी बरती जाती है, लेकिन फिर भी दवाओं के लॉन्च होने में, बाजार तक पहुंचने में 12 से 18 महीने लग ही जाते हैं। रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस और दवा के लॉन्च ने फिर से हमारे मेडिसिन और मेडिकल सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। इस महामारी से लड़ाई का आगाज हमने बेहद हल्के तरीके से किया था। अब आप देखिए कि आलम यह है कि पिछले 5 दिनों से लगातार हर दिन 14,000 से अधिक नए मरीज आ रहे हैं, कोरोना के संक्रमित मरीज, और पिछले 24 घंटे में 465 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप समझिए कि एक दिन में 450 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। क्या यह सामान्य बात है? क्या हमारी प्रक्रियाएं इतनी लचर और कमजोर होनी चाहिए? तब भी अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें सामान्य हैं, तो उन परिवारों से जाकर मिलिए, उन 14,476 परिवारों से जाकर मिलिए जिनके यहां कोविड-19 से मौत हुई है। तब आपको पता चलेगा कि हमारे देश में दवा बनाने की प्रक्रिया क्यों इतनी लचर है और हमारा देश मेडिसिन में खोज के मामले में क्यों इतना पीछे रह जाता है। सौरभ शुक्ल ने देखने का प्रयास किया है कि योगेंद्र यादव को किस आधार पर चार्जशीट में उनका नाम डाला गया है। उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन चांदबाग में हुए प्रदर्शनों के आयोजकों से संबंध है, इससे कोई एजेंडा है, इस आधार पर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, एक राजनीतिक कार्यकर्ता को आप दंगा रचने के मामले में नामजद कर देते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली 24, 25 और 26 फरवरी को सांप्रदायिक दंगों में जल रही थी। इन दंगों में भीड़ ने चांदबाग इलाके में हेड कांस्टेबल रतन लाल का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने दंगों के लिए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को दोषी ठहराया है। हैरानी की बात यह है कि इस चार्जशीट में योगेंद्र यादव का नाम भी है। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन कहा गया है कि उन्होंने चांदबाग में भड़काऊ भाषण दिया। योगेंद्र यादव के अलावा वकील DS बिंद्रा, छात्र नेता कंवलप्रीत कौर के नाम भी चार्जशीट में शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये एक एजेंडे के तहत हुआ। चार्जशीट में लिखा गया है कि योगेंद्र यादव, सफूरा, DS बिंद्रा, कंवलप्रीत कौर और पिंजरा तोड़ की देवांगना कलिता के चांदबाग में हो रहे प्रदर्शन के आयोजकों के साथ संबंध ये साफ करते हैं कि हिंसा के पीछे इनका छिपा हुआ एजेंडा था। योगेंद्र यादव ने NDTV से बातचीत में कहा कि उन्होंने कोई हिंसा भड़काने वाला भाषण नहीं दिया, बल्कि वो दंगों में लगातार शांति की अपील कर रहे थे। पुलिस की चार्जशीट है, लेकिन कोई चार्ज तो है नहीं। ना तो मैं एक्यूज्ड हूँ, ना मेरे खिलाफ कुछ कहा गया है कि भाई उन्होंने ये किया वो किया। बस एक बात बार बार कही गई है कि यहाँ आते थे, भाषण देते थे। भाई कोई खुफिया थोड़ी था। जो भाषण देते थे उसका एक एक शब्द पब्लिक में है, सबके सामने है, आप खुद ही देख लीजिए ना। लेकिन पहली बार एक गवाह ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का नाम लिया है।
गवाह नजीम उल हसन ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में कहा है कि पंडाल में कपिल मिश्रा के कुछ लोगों ने आग लगा दी। मैंने ये देखा नहीं, पर लोग ऐसा शोर मचा रहे थे। हालांकि कपिल मिश्रा की भूमिका को लेकर दिल्ली पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। दिल्ली पुलिस ने जो तमाम चार्जशीट दायर की हैं, उससे साफ है कि दिल्ली पुलिस नागरिकता कानून का विरोध कर रहे तमाम बड़े नामों को दंगों के लिए साजिश में शामिल मानती है, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो हर्ष मंडल। लेकिन कहीं पर भी चार्जशीट में कपिल मिश्रा जैसे नेताओं का जिक्र नहीं है जिन्होंने जाफराबाद में जाकर के भड़काऊ भाषण दिया था। इसके अलावा योगेंद्र यादव के बारे में लिखा है कि उन्होंने हेट स्पीच दी, भड़काऊ भाषण दिया, लेकिन उन्होंने भाषण में क्या कहा ये दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में नहीं लिखा है। नई दिल्ली से सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि महानगरों में घरों में आने वाली घरेलू सहायिकाओं की हालत कोविड-19 के दौर में कैसी है, हमारी मेड किस हालत में है। महानगरों में या मध्यम स्तर के शहरों में भी अब ऐसा कोई अपार्टमेंट नहीं है जिसमें घरेलू सहायिका या मेड काम करने नहीं आती। कोविड-19 के दौर में सबके दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। बहुत से लोगों ने अपनी मेड का तनख्वाह, उनका वेतन देना जारी रखा, बहुतों ने नहीं दिया। उनमें से हर एक की कहानी जूझने वाली है, अपने परिवार को पालने वाली है, ज़्यादा काम कर कम कमाने वाली कहानियां हैं। लेकिन वो इस दौर में किस तरह से रह रही हैं। मॅडम ने मला मार्चचा पगार दिला फक्त। मैडम ने मुझे मार्च की सैलरी दी और अब जब मैंने फ़ोन किया कि कब आऊँ तो कहती हैं कि जब तक स्थिति नहीं सुधरती तब तक मत आओ। ये वंदना मात्रे है, मुंबई के चुनापट्टी इलाके में रहती है। पति है और 3 बच्चे हैं। अंधेरी में काम करती थी बच्चों की केयरटेकर के तौर पर। 6 साल काम किया, लेकिन 90 दिन से उनके पास पैसे नहीं हैं। पति ने हाल ही में एक कंपनी ज्वाइन की, उन्हें 3 महीने के पैसे नहीं मिले और अब उनको अपने बच्चों के लिए स्कूल की फीस भी देनी है। मैडम ने कहा कि अभी वो मदद नहीं कर सकती। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे तुमको भी झेलना होगा, हमें भी अपने पैसे चुकाने हैं। समाज के जिस हिस्से की बात नहीं हो रही है वो घरेलू काम वाले हैं। अब अनलॉक का दौर जारी है, लेकिन घरेलू कामकाज करने वालों को ज़्यादातर सोसाइटियों में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। सरकार का नोटिफिकेशन ना उन पर पाबंदी लगाता है ना उनको जोड़ता है। आशा इंगले 6 घरों में काम करती रही, हर महीना 8,000 रुपये कमा लेती, लेकिन अब उनका काम छूट गया है। वो अपने बेटे के साथ रहती है, एक कमरे वाले किराए के मकान में। लॉकडाउन के दौर ही मई में बेटे का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। आशा ने ब्याज पर 3 लाख रुपए उधार लिए। अब नहीं समझ पा रही है कहां से पैसे लौटाएं। अब बस किसी तरह गुजारा हो रहा है। खाली मार्च का पगार दिया उन लोगों ने, बाकी तभी से पगार ही नहीं। कुछ पगार नहीं मांगती है तो उन लोग बोलते हैं हम लोग तो नहीं देगा, जब काम पे नहीं आते तो पगार कैसा देगी। सरकार ने कहा था कि लोग अपने कामगारों को पैसे दें, लेकिन असलियत में बहुत कम लोगों ने ये काम किया है। नतीजा ये है कि बहुत सी कामवालियाँ अपना किराया तक नहीं दे पा रही हैं और कई के लिए गुजारा मुश्किल है। सोसाइटी वाले मानते हैं कि वो अपने साथ कोरोना ले आएंगी और इसीलिए उनको घुसने की इजाज़त नहीं है। हाल ही में प्रतिभा सुतार के पति की मौत हो गई। वो अपने बच्चों और देवर के साथ रहती है। लॉकडाउन में उसका काम छूट गया, लेकिन प्रतिभा फिर भी खुशकिस्मत है। 3 घरों में काम करती थी, एक ने बुला लिया, बाकी 2 ने मना कर रखा है। कोरोना का तो कुछ पता भी नहीं है, पर हमें अभी भी नहीं बुला रही है। वो बोलते कोरोना के बाद आना, कोरोना का जब ख़त्म हो जाएगा ना तब बाद आना, तुम तब तक नहीं आने का, और पेमेंट भी नहीं दे रहे वो। एक अनुमान के मुताबिक देश में 40 लाख घरेलू कामकाज करने वाले लोग हैं। उनके पास न नौकरी की गारंटी है न सामाजिक सुरक्षा। ये बस मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पर निर्भर है। आपके और मेरी तरह ही इन कर्मचारियों पर भी कोरोना का उतना ही असर पड़ा है और कोरोना के खिलाफ की लड़ाई में हम सबको एक साथ मिलकर इसे लड़ना है।
सो उम्मीद करते हैं कि आगे जाके इन घरेलू कर्मचारियों की परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुंबई से प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV।